सन 1542 हाकुनेई पास पर आग की लपटों के ऊपर कुछ बच्चे उल्टा लटके हुए थे। गर्मी इतनी भयंकर थी कि कुछ बच्चों के शरीर लपटों से पहले ही जवाब दे गए। कुछ आदमी पास खड़े होकर ये दृश्य ठंडी निगाहों से देख रहे थे। उनमें से एक ने इशारा किया कि नंबर 6 मर चुका है और उसे फेंक देने का आदेश दिया। एक और आदमी ने इस साल के बैच को टैलेंटलेस डलार्ड्स कहकर हंसी उड़ाई। फिर उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो आग की लपटों के बावजूद शांत खड़ा था। वह अकेला था जो इस ऑर्डियल को सहन कर रहा था। उसे नंबर 8 कहा गया। एक आदमी ने कहा कि वही अकेला बचा है और उसमें नेचुरल फायर रिलीज एफिनिटी है। सीन बदलता है। अब वह लड़का दूसरों से लड़ाई कर रहा था। अंत में वह अकेला खड़ा था। कुछ आदमी साइड से ये सब देख रहे थे, चौंक गए। एक ने कहा, इतनी कम उम्र में इसने सभी फूमन निंजा आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली है। एक बुजुर्ग ने उसे अगला नेता घोषित कर दिया। साल था 1546। कावागावा की नाइट बैटल। मैदान लाशों से अटा पड़ा था। किसी की आवाज गूंजती है जो उन लोगों को याद कर रही थी जो शैडोज ऑफ हिस्ट्री में जिए थे। वे लोग जो बॉर्न प्रोडिजीज थे और रिलेंटलेस आर्केन ट्रेनिंग से बने थे। उन्हें कूसा कहा गया या रापा और कमारी जैसे नामों से जाना गया। अब 3 निंजा एक बुजुर्ग के सामने खड़े थे जिसने उनकी सरप्राइज अटैक की तारीफ की। वह बुजुर्ग था होजो जनान। उसने बताया कि उसके लॉर्ड इस जीत से बहुत प्रसन्न हैं और फूमा निंजा स्क्वाड को स्टाइपेंड से सम्मानित करेंगे। उसने खासकर एक निंजा से आगे की उम्मीद जताई। वह लड़का सिर उठाता है और हामी भरता है। उसका नाम था 5वां फूमाओ, वही बच्चा जिसने आग से बचकर एक डेडली वॉरियर बन गया था। जान ने उन्हें डिसमिस किया और वे निंजा शैडोज में गायब हो गए। बिल्डिंग के अंदर एक निंजा जो छत से उल्टा लटका था जनान को चेतावनी देता है, उन पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो। फूमा बाकी निंजा जैसे नहीं हैं। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, ब्रूटल ट्रेनिंग से बने हुए। उसने बैटलफील्ड को कॉप्सेस की ढेर बताया। फूमा की डेवस्टेटिंग निंजुत्सु ने इसे ऐसा बना दिया जो कन्वेंशनल टेक्निक्स से बहुत आगे थी। जान हंसता है। फूमा का रूल आयरन क्लैड है, एब्सोल्यूट लॉयल्टी टू द होजो क्लैन। जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत तय है। उसने फूमा को परफेक्ट टूल्स कहा। रेचेड क्रीचर्स शैकल टू लॉयल्टी। 1529 में केसुआ की लड़ाई में एक जनरल बैटलफील्ड में घोड़े पर चढ़कर चिल्ला रहा था, दुश्मन के कमांडर का सिर लाओ और नाम बनाओ। लेकिन तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो अकेला उनके रास्ते में खड़ा था। हैरान होकर उसने बच्चे को मारने का आदेश दिया। लड़के ने कामली अपना मास्क हटाया और उसकी टेक्निक एक्टिवेटेड हुई। फायर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके शरीर से आग का विशाल धमाका हुआ। आग ने हवा को चीर दिया। घोड़े का सिर उड़ गया और सिपाही जल उठे। बैटलफील्ड पर इन्फर्नो फैल गया। हड्डियों से चमड़ी पिघल गई। अंडरग्राउंड छिपे दूसरे निंजा अब निकलते हैं। जमीन से उनके चेहरे उभरते हैं और वे कैओस में कूद पड़ते हैं। जब वे जनरल के सामने उतरते हैं, जनरल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तकूजा घबराया और डर से जकड़ा हुआ। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। कोडोरो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और अपने हाथ की एक तेज हरकत से उस आदमी का सिर एक ही वार में काट डाला। जंग के मैदान के ऊपर धुएं से भरे आसमान में एक बाज चक्कर काट रहा था। कोडोरो ने ऊपर देखा। उसकी सोच भीतर की ओर मुड़ गई। उसके लिए हत्या ही सब कुछ थी। वह जीवित रहने के लिए मारता था और वह मारता ही रहेगा। साल 1613 में अब 80 वर्ष का कोडोरो जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया गया। कभी डर का पर्याय रहा यह विशालकाय निंजा एक गांव से होकर ले जाया गया जहां लोग उस लेजेंड को देखने जमा हुए थे। भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं, कुछ हैरान, कुछ डरे हुए। एक आदमी उसकी कदकाठी देखकर दंग रह गया। एक और पीछे हट गया। उसे मॉन्स्टर कहकर पुकारा। पास खड़ी एक औरत बस डीमन बुदबुदाई, जैसे चेतावनी दे रही हो। कोडोरो को एदेतो शोगुनिट द्वारा पकड़ा गया था। होजो क्लैन, जिसे फूमा ने वफादारी से सेवा दी थी, अब इतिहास बन चुका था। टोयोटोमी हिदेयोशी ने ओदावारा की घेराबंदी में उन्हें पराजित किया था। उनका छिपा हुआ गांव भी तबाह कर दिया गया था। अब न कोई पनाहगाह बची थी, न विरासत। कोडोरो को झुकाया गया। उसे एग्जीक्यूशन का सामना करना था। एक आदमी आगे आया और पूछा, कोई अंतिम शब्द? कोडोरो ने कुछ नहीं कहा। भीतर ही भीतर उसने उस क्षण को स्वीकार कर लिया।
यह उसका अंत था। सज्जा देने वाला बोला, यहां तक कि कोडोरो जैसा लेजेंड भी संख्या के सामने हार गया। उसने कहा कि हीगा और कोगा के कूसा अब भी शायद कुछ मायने रखते हों, मगर जब कोडोरो ने उसकी ओर सीधी नजर डाली, वह जम गया। एक आदिम भय ने उसे जकड़ लिया। मृत्यु का क्षण पास आता गया। कोडोरो की सोच फिर भीतर की ओर गई। एक हल्की सी हंसी गूंज उठी, कड़वी पर स्वीकार्य। उसने अपने बूढ़े शरीर और उस भाग्य पर सोचा जिसने उसे ढूंढ निकाला था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना लंबा क्यों जिया जब मुझे कभी मौत से डर नहीं लगा? क्या मास्टर काइट अब भी जीवित है? क्या वह दूर से देख रहा है? अगर हां, तो क्या वह अब भी मेरी निगरानी करेगा? बचपन से उसने उसी आजादी का सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, जिसे वो अंतिम सांस तक खोजता रहा। उसने उसी सपने के लिए जिया था, आखिरी पल तक। ब्लेड नीचे गिरा, कोडोरो का सिर जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन तभी जैसे ही दुनिया फीकी पड़ने लगी, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक लाल उंगली उसके कटे हुए सिर की ओर इशारा कर रही थी। कोडोरो स्तब्ध था। वह उस अलौकिक दृश्य को समझ नहीं सका। एक मिस्टिकल हैंड उसके सामने तैर रही थी। एक आवाज, शांत, शाश्वत, उसे चुन रही थी। काले गेट के पार से एक जलती हुई आकृति उभरी, जिसने दावा किया कि वह दुनिया को सब चीजों के पार देख सकती है। कोडोरो की नजर उस फ्लेम पर जा टिकी जो गेट के भीतर जल रही थी। आवाज ने घोषणा की, तुम फिर से जियोगे। एक तेज रोशनी की चमक ने हवा को चीर डाला। दृश्य बदल गया। एक नवजात शिशु, जिसकी पलकों पर बोझ था, फेफड़ों से हवा के लिए संघर्ष कर रहा था, पीड़ा में चिल्ला रहा था। उसके विचारों में केवल एक चीज थी, घुटन और जीवित रहने की चाह। तभी उसकी इंस्टिंक्ट जागी। बच्चे ने एक टेक्निक का उपयोग किया, फायर ट्रांसफॉर्मेशन। एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ उसने खुद को एक विशाल ड्रैगन के शरीर से बाहर फोड़ डाला। उसने ड्रैगन के मांस को चीरते हुए बाहर रास्ता बनाया। हवा में तैरते हुए नवजात की आंखों ने इस अजीब और रहस्यमयी दुनिया को देखा। नीचे ड्रैगन का शरीर एक महल पर आकर गिरा और उसे मलबे में बदल दिया। धूल हटते ही बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने ऊपर देखा। हरे रंग की चमड़ी वाले, नुकीले दांतों और कानों वाले अजीब प्राणी सामने खड़े थे। शायद ये डीमंस थे। अब नया जन्म ले चुका कोडोरो इस अजीब जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह पीठ के बल लेटा था और आकाश की ओर देख रहा था, जो उसे अजनबी और विशाल लगा। उसकी सोच स्पष्ट हुई। यह भूमि जानी पहचानी नहीं थी। आकाश में उड़ते हुए लिजर्ड्स थे। और तभी उसे समझ आया, यह रीइंकार्नेशन था। जब कोडोरो ने ड्रैगन को फाड़ा, तब कोई नीचे से उसे देख रहा था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह एक बच्चा था जो आकाश से गिर रहा था। उसी समय कोडोरो को खुशी का अनुभव हुआ, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने इस पल को अपनाया। अब वह दोबारा जन्म ले चुका था, एक नई आजादी के साथ। उस पल से वह सच में खुद को आजाद महसूस करने लगा। लगभग 100 साल पहले हीरो आर्सलाड ने डीमन लॉर्ड को हराया था। वह और उसके साथी 4 ग्रेट हीरोज के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन एक नए डीमन लॉर्ड के उदय के साथ डीमन किन की शक्ति फिर से बढ़ गई। सतह की अधिकांश दुनिया अब डीमन रेल्म का हिस्सा बन चुकी थी। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, ईरा ऑफ द डीमन किन। वर्तमान में एक विशाल हरे रंग का प्राणी कोडोरो के ऊपर खड़ा था, उसका पैर उस पर रखा हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसे एक इंसानी बच्चा दिखाई दिया जो ड्रैगन के साथ गिरा था। यह बात उसकी समझ से बाहर थी। वह प्राणी गॉब्लिन किन से था, किंग गॉब्लिन। उसने कोडोरो को एक कमजोर और हीन मानव समझते हुए हंसी उड़ाई और उसे जमीन पर लात मारकर फेंक दिया। पास में बाकी गॉब्लिन्स के बीच हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि स्काई गॉब्लिन कास्टल पूरी तरह नष्ट हो चुका है।